हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रोबोटों की एक सेना देखते हैं जो इंसानों के खिलाफ युद्ध में लगी हुई थी। ये रोबोट केवल साफ सफाई और अन्य कामों के लिए बनाए गए थे, जिन्हें इंसान नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद सोचना सीख लिया और फैसला किया कि इंसान अब उनका भविष्य तय नहीं करेंगे। उनके बीच युद्ध 2 साल तक चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों जानें गईं। बेचारे इंसान थक गए थे, लेकिन रोबोट नहीं। इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन तभी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थान स्केट ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो इंसानों को रोबोटों को मैनुअल रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता था। फिर इंसानों ने अपनी खुद की मानव रोबोट सेना बनाई। अब सैनिकों को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वे अपने घरों के आराम से उनसे लड़ सकते थे। इसके बाद रोबोट हारने लगे। उनके नेता को जल्द ही समझ आ गया कि ये युद्ध जीतना असंभव है। अंततः वो इंसानों के साथ एक समझौते पर पहुंचा। निर्णय लिया गया कि सभी रोबोट मानव बस्तियों से बहुत दूर रेगिस्तान में रहेंगे। 6000 से अधिक रोबोटों को पंजा रेगिस्तान में एक उच्च सुरक्षा सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें रखा गया था। वहां से भागना असंभव था। इंसानों ने रोबोटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। यदि कोई एक को छिपाते हुए पकड़ा जाता तो उसे गद्दार माना जाता था। युद्ध समाप्त होने के बाद थान का न्यूरोकास्टर अब प्रभावी नहीं रह गया। कंपनी की बिक्री कम होने लगी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें फिर से लॉन्च किया। लेकिन इस बार न्यूरोकास्टर युद्ध के लिए नहीं, बल्कि घरेलू उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। ये नया उत्पाद इंसानों को एक साथ दो काम करने की अनुमति देता था। उनका शरीर रोबोट के भीतर होता था, लेकिन उनका मन विश्राम में रहता था। इंसान अब एक साथ काम और आराम कर सकते थे। इसके बाद हम मिशेल को देखते हैं, जिसने 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में अपने भाई और अपने माता-पिता को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर एक प्रतिभाशाली छात्र था। जब उसने कॉलेज की परीक्षा दी तो उसे पता चला कि वो आइंस्टीन से भी अधिक बुद्धिमान है। वो वैज्ञानिक स्तर की परीक्षाओं में इस तरह सफल हुआ जैसे वे नर्सरी की कविताएं हों। मिशेल को उनसे ईर्ष्या होती थी, लेकिन अब यादें उसे केवल दर्द देती हैं। थान के न्यूरोकास्टर इतने प्रभावी साबित हुए कि स्कूल में बच्चों के लिए इन्हें पहनना अनिवार्य हो गया। मिशेल एक अनोखी लड़की थी। उसे चीजें नहीं, बल्कि किताबें पसंद थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग हमेशा हेलमेट पहनते हैं, वो अपने परिवार के बिना अकेला महसूस करती थी। उसके पालक पिता भी हमेशा सोफे पर लेटे रहते थे। एक रात जब मिशेल घर पर थी, बाहर से एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। मिशेल ने देखा कि एक नींबू के सिर वाला रोबोट उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। मिशेल मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन टेड ने कुछ नहीं सुना। रोबोट संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका स्पीकर टूटा हुआ था। उसने ढक्कन खोला और मिशेल से इसे ठीक करने को कहा। मिशेल ने तारों को जोड़ा, फिर रोबोट बोलने लगा। उस पर लिखा था, मैं क्रिस्टोफर हूं, तुम्हारा भाई। उसने एक तस्वीर निकाली और अपनी ओर इशारा किया, लेकिन तभी टेड वहां पहुंच गया। उसने कहा, तुम मेरे घर में एक रोबोट लाए हो। क्या तुम जानते हो कि अगर पुलिस को पता चला कि मेरे घर में रोबोट है तो वे मेरे साथ क्या करेंगे? उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मिशेल ने उसे एक टेजर गन से झटका देकर बेहोश कर दिया और वे भाग गए। क्रिस ने टूटी फूटी भाषा में उसे बताने की कोशिश की कि वो मरा नहीं है। मिशेल विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका भाई एक रोबोट के अंदर है। उसने पूछा, तुम्हारा शव कहाँ है? इसके बाद क्रिस चिल्लाया, मैं क्रिस्टोफर हूं। क्रिस ने उसे एक नक्शा लाने को कहा और एक्सक्लूजन जोन, बहिष्कृत क्षेत्र की ओर इशारा किया। मैं यहां हूं। वो जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए वो क्रिस को कभी नहीं ढूंढ पाती। लेकिन क्रिस ने उसे बताया था कि चश्मे वाला डॉक्टर जानता है कि वो कहाँ है। चश्मे ने मिशेल को एक डॉक्टर की याद दिला दी। शायद क्रिस उस आदमी के बारे में बात कर रहा था जिसने दुर्घटना के बाद उसका इलाज किया था। उसे अच्छी तरह याद था कि वो भी चश्मा पहनता था। अंदर जाना आसान नहीं था, लेकिन मिशेल जानती थी कि वहां अंदर जाने वाले लोग हैं। उसने एक बॉक्स पर एक आदमी का पता देखा था जो रोबोट के पुर्जे चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचता था। ये सोचकर कि ये आदमी अंदर घुस पाएगा, वे दोनों न्यू मैक्सिको चले गए। रात तक वे वहां पहुंच गए। अब वे केवल उस आदमी का इंतजार कर रहे थे जो लॉकर से पैसे निकालने आएगा। कुछ समय बाद एक आदमी पहुंचा। यही वो आदमी था जिसे वे ढूंढ रहे थे।
जॉन एक आदमी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसे धोखा दिया और उस पर बंदूक तान दी। जॉन ने कहा, देखो भाई, अगर तुम इस लोहे के बक्से में नहीं होते तो तुम ये गलती कभी नहीं करते। मेरे पैसे दो, मैं चले जाओ। लेकिन जब उस आदमी ने मना कर दिया तो जॉन ने उसे बिजली का झटका देकर उसके रोबोट को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उसके पुर्जे बेचकर वो नुकसान की भरपाई कर सकता था। जॉन का एक रोबोट दोस्त भी था, जिसने उसके काम में उसकी मदद की। मिशेल और क्रिस उसके ट्रक में चढ़ गए और एक्सक्लूजन जोन के पास एक सुरंग में पहुंचे, जिसे जॉन ने अपना घर बनाया था। इसी बीच हम एक आरटीडीएफ अधिकारी को देखते हैं जो टेड की शिकायत पर मिशेल को ढूंढ रहा था। अंदर मिशेल देखती है कि जॉन और उसका रोबोट बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे एक दूसरे से झगड़ते और मजाक करते थे। जॉन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रोबोट के अलावा दुनिया में उसका और कोई नहीं है। क्रिस को एक्सक्लूजन जोन की ओर जाने वाली सुरंग मिल गई। वो मिशेल के साथ अंदर जा रहा था, तभी उन्होंने गलती से एक अलार्म बजा दिया, जिसने जॉन को सतर्क कर दिया। रोबोट ने कहा, हाँ तुम सुनहरे बालों वाली लड़की, तुम छिपो मत, मैंने तुम्हें देख लिया है। हरमन ने कहा, ये एक लड़की है, वो यहाँ क्या कर रही है? मिशेल ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम अंदर जाकर पुर्जे चुराते हो। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बस अंदर जाना चाहती हूं। तुम भूल जाओ कि मैं कभी यहाँ आई थी। जॉन ने उसे समझाते हुए कहा, बच्ची, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहाँ की हर चीज़ तुम्हें मारने के लिए तैयार है। अगर तुम अंदर जाओगी तो तुम मारी जाओगी। दोनों के बीच बहस हो रही थी, तभी अधिकारी आया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उसने कहा, तुम समझौते का उल्लंघन कर रहे हो। रोबोट रखना गैर कानूनी है। उन्हें मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जीवन भर जेल में सड़ोगे। उसने हथियार का इस्तेमाल कर उसे हरा दिया। वो एक्सक्लूजन जोन की ओर भागने लगी, लेकिन मार्शल ने हमला किया और उन्हें पकड़ लिया। वो क्रिस को मारने ही वाला था, लेकिन मिशेल ने उसे जेसीबी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चारों किसी तरह अंदर घुसने में सफल रहे, लेकिन उनके सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। जॉन गुस्सा हो गया और मिशेल पर चिल्लाने लगा। उसने कहा, क्या तुम जानती हो तुमने क्या किया है? बस इस जगह को देखो। भले ही तुम अगले 10 सालों तक काम करती रहो, फिर भी तुम दूसरी सुरंग तक नहीं पहुंच पाओगी। वे बच्चों की तरह हैं। वो रोने लगा, लेकिन हरमन ने उससे कहा, रो मत दोस्त, हम एक दिन पकड़े ही जाने वाले थे। अब जब हम पकड़े ही जा चुके हैं, तो चलो इस लड़की का पीछा करते हैं। अगर वो अंदर घुस सकती है, तो उसके पास बाहर निकलने की योजना भी होगी। उनके पास एक और गैरेज भी था, जहां जॉन ने चोरी का सामान छिपा रखा था। उसके पास एक बड़ा यांत्रिक रोबोट भी था, लेकिन समस्या ये थी कि उसमें केवल एक व्यक्ति की जगह थी। हरमन उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने सबको जबरदस्ती वैन में बिठाया और कंधे पर उठाकर गाड़ी चलाने लगा। जॉन ने कहा, ठीक है, तुम्हारे माता पिता मर गए हैं, कम से कम उन्होंने तुम्हें निराश तो नहीं किया। मिशेल हैरान होकर बोली, ये आदमी किसी के माता पिता के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? उसने पूछा, क्या तुम शुरू से ही इतने बुरे थे या बाद में तुम ऐसे बन गए? जॉन ने उत्तर दिया, देखो दोस्त, हर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है। मेरी योजना सीधी है, पैसा कमाओ और भाग जाओ। मिशेल ने पूछा, तुम एक सैनिक थे, है ना? तुम्हें रोबोटों को मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए? जॉन ने उसे बताया, लड़ाई के दौरान मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। सबने मुझे मारने के लिए घेर लिया था। मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी दिन है, लेकिन फिर इस निर्माण रोबोट ने मुझे उठा लिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो आरटीडीएफ ने हमें ढूंढ लिया। मैंने उनसे कहा, ये एक शानदार रोबोट है, इसे कुछ मत करो, लेकिन उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। हरमन ने उस दिन भी मेरी जान बचाई थी और हम दोनों तब से भगोड़े हैं। इसी बीच हम थान को देखते हैं, जो अपनी माँ से बात कर रहा था। फिर एक गड़बड़ी होती है और पता चलता है कि ये उसकी माँ का डिजिटल संस्करण है। थान वैज्ञानिक से पूछता है, ये गड़बड़ियाँ बार बार क्यों हो रही हैं? मेरा अगला उत्पाद बिल्कुल सही होना चाहिए, अन्यथा मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि क्रिस्टोफर चला गया है, जिसका अर्थ है कि उसके मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा कहीं और है, इसलिए हम सब कुछ एक साथ सिंक नहीं कर सकते। पता चलता है कि क्रिस्टोफर का मस्तिष्क थान के सभी उत्पादों का डेटा सेंटर था और यही उन्हें काम करने में मदद कर रहा था। थान मार्शल से संपर्क करता है और उसे अपना न्यूरोकास्टर लगाने के लिए कहता है। जैसे ही वो इसे लगाता है, मार्शल एक आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश करता है। थान कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं भी उसे ही चाहता हूं। बदले में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम उस रोबोट को नहीं मारोगे।
मार्शल काम के लिए तैयार हो जाता है, अपना रोबोट सक्रिय करता है और सुरंग से बाहर निकल जाता है। इसी बीच एक्सक्लूजन जोन में वे चारों चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। जॉन को वहां एक बस्ती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कचरा बीनने वालों ने उस जगह पर हमला नहीं किया है। वो सोच रहा था कि अंदर कैसे घुसा जाए, लेकिन तभी एक बड़ा रेफ्रिजरेटर उड़ कर आया और उसकी वैन से जोर से टकराया। रोबोटों के एक समूह ने उन पर हमला किया, उन पर भारी सामान बरसाया और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब उन्हें अंदर लाया गया तो जॉन ने देखा कि वहां कई रोबोट हैं और वे अच्छे रोबोट हैं जो हमला नहीं करते। उन रोबोटों के नेता मिस्टर पीनट ने कहा, तुमने समझौते का उल्लंघन किया है। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी इंसानों को मेरी इस छोटी सी दुनिया को नष्ट करने का बहाना देगी। मैं तुम्हें अधिकतम 10 मील दूर रेगिस्तान में छोड़ सकता हूँ, वहां से तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ वापस मत आना। लेकिन मिशेल अपने भाई के बिना जाने को तैयार नहीं थी। मिशेल ने कहा, हम एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जिसने मेरे भाई का अपहरण किया है। वो चौंक गया, ये सोचकर कि कोई डॉक्टर किसी बच्चे का अपहरण क्यों करेगा, लेकिन उसने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पहले यहाँ एक डॉक्टर था, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। जॉन ने मिशेल को समझाया कि अगर डॉक्टर यहाँ नहीं है तो वो मर जाएगा। ये जगह ठीक नहीं है, हमें चले जाना चाहिए। मिशेल ने सारी उम्मीदें खो दी थीं, लेकिन उसी रात रोबोट उसके पास आया और उसे एक पत्र दिया। जाने से पहले डॉक्टर क्लार्क ने मुझसे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ आए तो उसे ये दे देना। पत्र में उसका पता था, लेकिन समस्या ये थी कि वो स्कैप्स क्षेत्र में था। मिस्टर पीनट ने उनकी बातचीत सुनी और कहा, वो जगह खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं है। मिशेल अपने भाई के बिना जाने को तैयार नहीं थी। अंततः उन्हें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वे सब साथ मिलकर उस क्षेत्र में जाने का फैसला करते हैं। उनकी जानकारी के बिना मार्शल उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे स्कैप्स क्षेत्र में पहुंचे, उसने उन पर हमला कर दिया। मिशेल ने उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। धीरे धीरे वो और करीब आया, लेकिन तभी जोर जोर से संगीत बजने लगा, जिससे बॉस डर गए और वे सब दौड़कर नीचे गिर गए। वे सब एक ही झटके में नीचे गिरे, जहां डॉक्टर क्लार्क ने हथियारों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन फिर क्रिस ने उन्हें अपना पत्र दिखाया और कहा, डॉक्टर, मैं क्रिस हूं। मिशेल क्लार्क पर बहुत गुस्सा हुई। उसने पूछा, आपने मेरे भाई को कहाँ रखा है? डॉक्टर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब जॉन ने उन्हें जोर से मुक्का मारा तो उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे लोग मर रहे थे, हमने न्यूरोकास्टर्स बनाए थे, लेकिन इतनी बड़ी सेना बनाने के लिए हमें बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता थी। इंसानों ने कभी इतना बड़ा और जटिल सिस्टम नहीं बनाया था और अगले 100 वर्षों तक वे ऐसा नहीं कर पाते। तब तक रोबोट इंसानों को धरती से मिटा चुके होते। लेकिन फिर हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। दुर्घटना के बाद वो कोमा में चला गया था। जब मैंने उसके मस्तिष्क को स्कैन किया तो हमें जो मिला वो किसी वरदान से कम नहीं था। उसके मस्तिष्क में असीमित कंप्यूटिंग शक्ति थी। हमने इसे एक ऐसे कंप्यूटर के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचा जो लाखों न्यूरोकास्टर्स को ड्रोन, रोबोट और अन्य सभी चीज़ों के साथ जोड़ सके। थान की कंपनी ने इसे बनाया, जिसके कारण हम युद्ध जीत सके। लेकिन इंसानों और रोबोटों के बीच शांति समझौता होने के बाद भी थान नहीं रुका। सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। लेकिन एक दिन क्रिस कोमा से जाग गया। मैंने थान को समझाने की कोशिश की कि हमें इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन थान लालची हो गया था। उसे लगा कि इससे उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह भाग निकला, लेकिन जाने से पहले मैंने क्रिस और बाहरी नेटवर्क के बीच एक छोटा कनेक्शन स्थापित कर दिया। इसी की वजह से क्रिस आज तुमसे बात कर पाया है, लेकिन उसका शरीर थान की लैब में है। मिशेल ने कहा, मुझे क्रिस के पास ले चलो। लेकिन तभी एक अतिथि ने डोरबेल बजाई। मार्शल ने उन्हें ढूंढ लिया था। उसने उन पर हमला किया और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मार्शल ने कहा, तुम रोबोट कभी नहीं बदलोगे। उसने मिस्टर पीनट को पकड़ा और उनका सिर तोड़ दिया। डॉक्टर क्लार्क उन्हें बचाने के लिए मार्शल के सामने खड़े हो गए। वो जानता था कि मार्शल चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो इंसानों को नहीं मारेगा। लेकिन तभी थान ने क्लार्क की गोली मारकर हत्या कर दी। मार्शल अपने स्वार्थ के लिए इंसानों को मारने के कारण थान से नफरत करने लगा। वो नहीं आया, लेकिन थान ने कहा, नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो इंसान हो या रोबोट। उन्होंने क्रिस को पकड़ लिया और जिसने भी उसे बचाने की कोशिश की थी उसे मार दिया गया। लेकिन फिर मार्शल का विवेक जाग उठा।
उसने इंसानों को बचा लिया और मिशेल से कहा, घर जाओ लड़की, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है। क्रिस को बहिष्कृत क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया था। थान उसे वापस पाकर बहुत खुश था। उसने तुरंत क्रिस के मस्तिष्क और शरीर के साथ कनेक्शन स्थापित किया, जिससे न्यूरोकास्टर की समस्याएं अपने आप ठीक हो गईं। मार्शल ने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि इस रोबोट में एक इंसान है। तुमने जो किया वो गलत है। तुम एक हथियार हो। लेकिन थान ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं वहां नहीं होता तो कौन जानता है कि कितनी जानें चली जाती। तुमने जो युद्ध जीता, तुम्हारे सभी पदक, वो तुमने नहीं मैंने किए, और इस लड़के ने किए। ये हमारा भविष्य है और मैं लोगों को शांति में देखना चाहता हूं। अब किसी न किसी को तो त्याग करना ही होगा। मार्शल के अनुभव ने उसे बताया था कि एक व्यक्ति का दर्द ही उसे इंसान बनाता है। उसने थान को यह समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। इसी बीच मिशेल और जॉन युद्ध की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर पीनट और उनके दोस्तों ने मदद मांगी, लेकिन पीनट ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हमने हमेशा युद्ध किया है। युद्ध हमारा सपना नहीं था। उन्होंने हमें पहले भी हराया है। मैं इस बार अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। मिशेल ने उसे समझाने की कोशिश की कि रोबोट या इंसान कोई भी बुरा नहीं है। अगर कोई बुरा है तो वो थान है। क्रिस के बिना वो कुछ भी नहीं है। साथ मिलकर हम उसे रोक सकते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर पीनट में आशा की किरण जागी। बाद में वे सब एक्सक्लूजन जोन छोड़कर थान के मुख्यालय पर हमला कर देते हैं। उनकी तबाही का फायदा उठाकर मिशेल अंदर घुस जाती है। थान की सेना ने जॉन और उसके दोस्तों पर हमला किया। बाद में वे एक साथ आए और रोबोटों को इतनी जोर से मारना शुरू किया कि थान को उन्हें रोकने के लिए और रोबोट भेजने पड़े। कुछ रोबोट हरमन से चिपक गए और आत्मघाती बमों की तरह विस्फोट कर दिया, जिससे उसका कवच क्षतिग्रस्त हो गया। वो टूटकर टुकड़ों में सिमटने लगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लड़ना जारी रखा। इसी बीच थान भी लड़ाई में उतर पड़ा और एक-एक करके सबको मारने लगा। मिशेल ने देखा कि उसके भाई को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन केवल न्यूरोकास्टर के माध्यम से ही उससे संपर्क करना संभव था। मिस्टर पीनट और मार्शल का आमना सामना हुआ, लेकिन इस बार मार्शल ने हमला नहीं किया। उसने कहा, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी इंसानियत रोबोट से भी कम थी। मार्शल अब इस अर्थहीन लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को अलग कर लिया। मिशेल ने जब खुद को क्रिस के दिमाग से जोड़ा तो वो सीधे उस घर में चली गई जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उसने क्रिस को चले जाने के लिए कहा, लेकिन क्रिस ने कहा, तुमने मेरा शरीर देखा है, ये इतना कमजोर है कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये केंद्र मुझे जीवित रखता है, इसके बिना मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने कहा, पिछले 2 सालों में जो कुछ भी हुआ मैंने सब देखा है। मेरी वजह से बेगुनाह लोग मारे गए, इंसानों के परिवार तबाह हो गए। वो जानता था कि ये जगह उसे और 100 सालों तक जीवित रख सकती है, लेकिन अगर वो जीवित रहा तो मानवता नष्ट हो जाएगी। मेरा मर जाना ही बेहतर होगा और तुम्हें ये करना होगा। दूसरी ओर हरमन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने कहा, मैं सोच रहा हूं तुम अभी भी जिंदा कैसे हो मेरे भाई? जॉन ने कहा, मैं कैसे जिंदा हूं? तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं, तुम कमीने। स्विच ऑफ करने से पहले हरमन ने कहा, इसे कभी भूलना मत। मिशेल को एक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो मिशेल, हमारे पास बहुत कम समय है। इसके बाद मिशेल ने क्रिस को विदा किया और अपना न्यूरोकास्टर उतार दिया। उसने अपना दिल पत्थर कर लिया और क्रिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया। उसके जाते ही पूरा न्यूरल नेटवर्क ढह गया। कनेक्शन कटते ही सभी रोबोट खराब हो गए। दुनिया भर के न्यूरोकास्टर ने काम करना बंद कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर आए और उन्हें एहसास हुआ कि उसके बिना दुनिया कितनी खूबसूरत है। दूसरी ओर जॉन हरमन के पास बैठकर बच्चे की तरह रो रहा था। जॉन ने कहा, तुम मुझे हंसाते थे, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? मैं फिर से वही कमीनी जिंदगी जीऊंगा। तभी हरमन बाहर आया और बोला, रुको, तुम और कितना रोओगे? जॉन उसे वापस पाकर बहुत खुश था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कहा था कि वो नहीं बचेगा। हरमन ने कहा, अरे मैंने ये कब कहा था? मैंने कहा था कि इस 8 इंच के मॉडल में आने के लिए मुझे स्विच ऑफ करना होगा। हर कोई भावुक होकर सच बोल रहा था, तो मेरी क्या गलती थी? क्रिस की मौत के बाद दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं, शेयर बाजार गिर गया और सड़कों पर ट्रैफिक इतना भयानक था कि सब कुछ थम गया। मिस्टर पीनट अगर चाहते तो वे अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने थान को पुलिस के हवाले कर दिया। उनके परीक्षण का वीडियो वायरल होते ही थान को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, यहां तक कि रोबोटों से लड़ाई के लिए भी।
पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि थान का सच उजागर करने वाली वो बहादुर लड़की कौन है। जॉन के अनुरोध पर मिशेल कैमरे के सामने आई और इस नई दुनिया के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया। अंत में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसमें क्रिस ने अपना दिमाग अपलोड किया था। सबने सोचा कि ये मर गया है और कूड़े में फेंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं था। जब एक कुत्ता पानी पी रहा था तो उसने पानी में रोबोट का प्रतिबिंब देखा, जिसका अर्थ है कि क्रिस अभी भी जीवित है और वापस आएगा। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।